हेलो एस्पिरियंट, आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मस्त चल रही है। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। सीटीपी के 30 क्वेश्चन। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप लोग कितने आंसर सही हुए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक का जन्म किस प्रसव की किस अवस्था में होता है? तो क्या है, जो बालक का जन्म होता है वो प्रसव की किस अवस्था में होता है? जब पीड़ा होती है ना, तब कब होता है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कब होता है? सही आंसर इसका क्या होगा? द्वितीय। जब मतलब द्वितीय अवस्था में क्या है, ग्रीवा जो है फैल जाती है। जब क्या, तब क्या होता है, बच्चा बाहर निकलता है। तो मतलब बच्चे का जन्म कब होता है? द्वितीय अवस्था में। जब ग्रीवा पूरी तरह जो मतलब सर्विक्स होती है वो क्या है, फैल जाती है, उसमें फैलाव हो जाता है, जिसके कारण बच्चा क्या है, बाहर आ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, द्वितीय अवस्था में। तो व्याख्या देख लेते हैं। प्रसव की दूसरी अवस्था में सेकेंड स्टेजेस के दौरान गर्भ अवस्था के ग्रीवा क्या है, पूरी तरह से फैल जाती है और शिशु का जन्म होता है। पहली अवस्था में क्या होता है, संकोचन और ग्रीवा का फैलाव होता है। जो पहली अवस्था होती है उसमें सिर्फ क्या, संकोचन, ये ग्रीवा का फैलाव होता है। और तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा जो होता है, क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय अवस्था में जो है बच्चे का जन्म होता है, प्रसव। सूक्ष्म पेशी कौशल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पेशी कौशल क्या है? तो क्या होगा, बाउंसिंग होगा, मतलब उछलना, कूदना, लिखना, दौड़ना। तो ये समझिए, सूक्ष्म पेशी कौशल वो होता है जिनमें हमारा सिर्फ हाथ बस चले, मतलब उंगलियों के द्वारा कार्य जो करे, मतलब छोटा एक्टिविटी हो, जैसे लिखना हो गया या ड्राइंग करना। ये सब क्या कहलाएगा? हमारा सूक्ष्म पेशी कौशल कहलाएगा, मतलब फाइन मस्कुलस मोटर स्किल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइटिंग। हम हाथों या उंगली के द्वारा जो कार्य करते हैं उसको सूक्ष्म पेशी कौशल। तो क्या होगा? लिखना क्या कहलाता है? हमारा छोटा कौशल, मतलब सूक्ष्म पेशी कौशल। और ग्रॉस मोट ग्रो मस्कुलस स्किल किसके कहते हैं? जिसमें मतलब हाथ पैर पैर बराबर चलते हैं, मतलब कूदना हो गया, उछलना हो गया, दौड़ना। तो ये हमारा क्या होगा? स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल पेशी कौशल। तो ये तीनों क्या हो जाएगी? हमारे स्थूल, उछलना, कूदना और दौड़ना। लेकिन लिखना हमारा क्या हो जाएगा? फाइन मस्कुलस स्किल, मतलब सूक्ष्म पेशी कौशल। तो सही क्या हो जाएगा? लिखना। तो समझ में आया है सूक्ष्म पेशी कौशल क्या होता है? जो इसकी सहायता से उंगली या हाथों की सहायता से जो कार्य करते हैं उसके कहलाता है सूक्ष्म पेशी कौशल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिखना। व्याख्या देख लेते, सूक्ष्म पेशी कौशल में शरीर की छोटी मांसपेशी जैसे हाथों या उंगलियों को, मतलब छोटी मांसपेशियों का जिसका प्रयोग होता है सूक्ष्म पेशी कौशल का। उंगली या हाथों का, जैसे लिखना, उछलना, कूदना और दौड़ना क्या है? स्थूल पेशी कौशल। ड्राइंग करना क्या होगा? सूक्ष्म पेशी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन को विकास की दृष्टि से अवस्था में भी व्यक्त किया गया। तो कितना? 4 होगा, 2 होगा, 6, 5। वैसे तो 4 भी हैं, लेकिन 5 आंसर करेंगे, क्योंकि 5 आंसर क्या क्या होता है? प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल काल अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। 5 अवस्थाएं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। और डिटेल में बताएं। जो प्रसव पूर्व अवस्था होता है वो जन्म के पहले होता है। शैशव 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था 2 से 6, किशोर अवस्था 6 से 12, 12 सॉरी बाल अवस्था होता है तो 2 से 12 वर्ष। 12 से 18 जो होता है वो क्या? किशोर अवस्था। इसके बाद जो होता है प्रौढ़ अवस्था वो 18 से ऊपर। फिर मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को क्रम में जमाना है। तो जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं उनको क्रम में जमाना है। तो इसमें दिया है बाल शैशवावस्था, बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था, बाल अवस्था या प्रौढ़ अवस्था होगा। फिर पूर्व बाल अवस्था होगी, बाल अवस्था या प्रौढ़ अवस्था होगी। फिर शैशवावस्था, प्रौढ़ अवस्था या बाल अवस्था। तो नहीं होगा, पहले बाल आई, शैशव, फिर बाल, फिर प्रौढ़ होता है। ये किशोर नहीं दिया है। तो क्या होता है? पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल, फिर किशोर, फिर प्रौढ़ अवस्था। तो इसमें किशोर अवस्था नहीं दी है, तो इसलिए पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? शैशवावस्था फिर आती है, फिर बाल, फिर ये किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़। इसमें किशोर नहीं दिए तो उसको छोड़ देंगे, तो इसलिए क्या आ जाएगा? प्रौढ़। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो बीने साइमन ने, फ्रायड ने, पियाजे ने या थर्नडाइक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्होंने दीर्घकालीन प्रणाली का उपयोग किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा?
सी पियाजे ने। और थर्मोडाइट किस कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मन का चेतन कह सकते हैं, या उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। उन्होंने मन को 3 स्तरों में विभाजित किया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। और व्यक्तित्व, उन्होंने व्यक्ति की 3 अवधारणा व्यक्तित्व की, पहले ईदम, फिर ईगो, फिर सुपर ईगो। फिर वातावरण के प्रकार होते हैं, तो वातावरण के 4 होंगे, 5, 1 या 2, तो 2 होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो याद रखिएगा वातावरण कितने प्रकार होते हैं? 2, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब जो अंदर से प्रभावित करे, बाहरी जो मतलब हमारा बाहर का माहौल जीवन प्रभावित करे, वो क्या कहलाता? बाहरी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या हो सकती व्यक्ति की, कैसे होती? मतलब व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या कैसे हो सकती? व्यक्ति के शारीरिक गुणों से, मानसिक गुणों से, क्षमताओं से। यह नेक्स्ट ऑप्शन है क्षमताओं, शारीरिक या मानसिक गुण। ये तीनों आ गए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब व्यक्तित्व का पूर्ण व्याख्या कब होगी? जब उसमें मानसिक क्षमता भी होगी, शारीरिक क्षमता होगी और क्षमता होगी सोचने समझने की, तो वो क्या होगा? मानसिक गुणों का उसका विकास अधिक होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। व्यक्तित्व का तभी पूर्ण विकास होगा जब सभी क्षमताओं का क्या होगा? विकास। तो सही क्या हो जाएगा? क्षमताएं, शारीरिक तथा मानसिक गुण। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, मतलब व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की पर्सनालिटी किससे निर्धारण होता है? जैविक तत्वों से, सामाजिक संस्कृति तत्वों से, मनोवैज्ञानिक से, या केवल संस्कृति? तो एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा, अच्छा है या खराब, तो वह कौन सा निर्धारण करेगा? जैविक तत्वों से तो नहीं होगा। जैविक तत्व मतलब होता है जीन वगैरह स्थानांतरित होना, उसके जैविक गुणों को आना। मनोवैज्ञानिक बस तत्व से भी नहीं होगा, केवल संस्कृति से नहीं, सामाजिक संस्कृति से। यदि समाज का माहौल, उसका संस्कृति अच्छा है तो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण भी क्या होगा? अच्छा होता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संस्कृति क्या है? व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है ईबीएस पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और एक्टिविटी को प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब खाली स्थान प्रदान किया जाना चाहिए विषय प्रसंग में स्वाभाविक रूप से, या पुस्तक में विभिन्न स्थान, या यूनिट के अंत में, या अध्याय के अंत में। तो हम पाठ्य पुस्तक को अभ्यास और एक्टिविटी करा रहे हैं, प्रदान किया जाता है, तो हम कब प्रदान किया जाना चाहिए? पुस्तक के विभिन्न स्थानों पर, ये तो गलत होगा। यूनिट के अंत में कोई अभ्यास कराएंगे तो ये भी गलत होगा। अध्याय के अंत में ये नहीं, बल्कि विषय के प्रसंग में जब हम विषय पढ़ा रहे हैं उसी के बीच में कोई मतलब अभ्यास एक्टिविटीज करानी चाहिए, तो ये क्या होगा? ज़्यादा डेवलप होगा उसके बीच का। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनबिल्ट इन द टॉपिक्स, मतलब टॉपिक जो पढ़ा रहे उसके बीच में, तो विषय प्रसंग के स्वाभाविक रूप। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन, मतलब SBA। इसको हम रचनात्मक आकलन भी बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब हुआ जो पाठ पढ़ा रहा है उसके बीच में जो आकलन किया जाता है उसको क्या किया जाता है? विद्यालय आधारित आकलन। प्रत्येक तो शिक्षक को अनुमति देते, मतलब जो विद्यालय आधारित आकलन है शिक्षक को क्या अनुमति देता है? प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को बिना फीडबैक दिए उनके मूल्यांकन, या शिक्षार्थी के साथ नियमित संलिप्तता, या छात्रों को मूल्यांकन नहीं करने। तो ये प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों को मूल्यांकन, ये भी गलत। छात्रों को बिना फीडबैक क्या होगा? शिक्षक को अनुमति क्या देता है कि इंगेज रेगुलरली विद द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी के साथ जो सीख रहा है उसके साथ नियमित संलिप्तता होना क्या होता है? SBA विद्यालय आधारित आकलन शिक्षक को क्या करता है? अनुमति देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, शिक्षार्थी के साथ नियमित संलिप्तता। व्याख्या देख लें। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षकों की विद्यार्थियों के साथ निरंतर अनियमित रूप से जुड़े रहना, मतलब विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? सॉरी, वो रचनात्मक अलग होता है। विद्यार्थियों के साथ निरंतर अनियमित रूप से जुड़े तथा उनकी अधिगम प्रक्रिया की सतत निगरानी करने का अवसर प्रदान, मतलब उनके साथ नियमित कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के आकलन का इस्तेमाल शिक्षकों के द्वारा अध्यापन की अंतर्दृष्टि के विकास में किया जाता है। मतलब जब छात्रों का आकलन का इस्तेमाल शिक्षकों द्वारा होता है तो अध्यापन की अंतर्दृष्टि विकास में किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता हो, या ऐसे छात्रों को पूर्ण नहीं करना जो उनके मानक को पूरा नहीं करते, या छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापन दृष्टिकोण को बदलना, या कक्षा में होनहार या कमजोर छात्र। तो ये तो गलत है कि कक्षा में हम होनहार और कमजोर छात्रों का समूह बनाएंगे, या ऐसे छात्रों की पहचान करना जिन्हें उच्च
कक्षा की आवश्यकता हो। ऐसा भी नहीं, ऐसे छात्रों को प्रोन्नत करना जो मानक को पूरा नहीं करते, बल्कि क्या सही आंसर होगा, छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए अध्यापन दृष्टिकोण को बदलना। मतलब छात्र को जिस चीज की जरूरत है उसके अनुसार उस अध्यापन दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन एक हो सकता है, तो क्या हो सकता है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ए और बी और तत्काल टेस्ट। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है, मतलब जो मतलब पढ़ाई के समय या उसके मतलब आकलन किया जाता है, एक्टिविटी फॉर्मेटिव ऐसे जो उसके शिक्षक के समय जो भी आकलन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रचनात्मक आकलन। तो क्या होगा, प्री और पोस्ट टेस्ट दोनों हो गए, मतलब पहले भी या लास्ट में किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्री टेस्ट भी हो जा सकता है और पोस्ट टेस्ट। मतलब रचनात्मक आकलन सीखने की प्रक्रिया, मतलब जो सीखते हैं उसके दौरान जो भी टेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रचना। इसमें पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण दोनों शामिल हो सकते हैं ताकि सीखने के अंतराल का पता लगाया जा सके। मतलब सीखने के दौरान जो टेस्ट लिया जाता है, आकलन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रचनात्मक। यह प्री में भी कर सकते हैं और बाद में भी, मतलब प्री और पोस्ट दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है क्षेत्र नीति आरंभ करते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी को पहले क्या कहते हैं, सूत्र जो है बोर्ड पर लिखता है, फिर यह बताता है कि वो पालन करना है। मतलब जो एक टीचर है सूत्र पहले बोर्ड पर लिख देता है फिर बाद में उदाहरण देता है। तो कौन सी विधि होगी, इंडक्टिव, डिडक्टिव दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक या व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो क्या होगा, जिसमें हम पहले नियम बताते फिर सूत्र, कौन सी मेथड हो रही, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि। इंडक्टिव कौन सी होती है, आगमन विधि, जिसमें पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर क्या करते हैं, नियम बताते हैं, वो क्या कहलाती है, इंडक्टिव मेथड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर जाने को क्या कहते हैं, डिडक्टिव अप्रोच मतलब निगमन दृष्टिकोण। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, निगमनात्मक दृष्टिकोण। मतलब शिक्षक सबसे पहले नियम फिर सूत्र बताता है, उसके बाद उसका उदाहरण या प्रश्नों को हल करता है। तो पहले नियम बताएगा मतलब निगमनात्मक होगा, याद कर लेंगे, ना से नियम तो निगमनात्मक, जिसमें उदाहरण पहले बताएगा तो उ तो आ, आगमन, ऐसे याद कर ले। नि से नियम से निगमनात्मक, उ से उदाहरण। इंग्लिश में इंडक्टिव मतलब आगमन, डिडक्टिव मतलब होता है निगमनात्मक, ये निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन के एक भाग के रूप में सुधारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है। तो अभिभावकों द्वारा अतिरिक्त अनुशिक्षण या प्रतिभा छात्रों के लिए शिक्षण, शिक्षकों में अंतरालों, अनिद्राकरण और उपचार या पुस्तकों से बाहर शिक्षण। तो क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन के एक भाग के रूप में सुधारात्मक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सुधारात्मक मतलब होता है रेमेडिकल या डायग्नोस्टिक। तो इसका क्या होता है, कमियों को पता लगाना, मतलब शिक्षण में अंतरालों या निदानीकरण का उपचार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। मतलब रचनात्मक एक भाग जो सुधार शिक्षा का अर्थ क्या होगा, तो मतलब जो सुधार किया जाता है उसमें क्या होता है, शिक्षण में अंतराल या जो निदान किया जाता है या उपचार, उसको ही कहते हैं सुधारात्मक शिक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है संज्ञात्मक शब्द संदर्भ, जो संज्ञान और किससे शब्द संदर्भ, दोनों क्या, संज्ञात्मक किससे संदर्भ है, मतलब जो संज्ञान शब्द है वो किसको संदर्भित करते हैं, भविष्य का पूर्वानुमान, विश्लेषण, सोचना या जानना या उपलब्ध। तो जो संज्ञान होता है ये सोचने और समझने की तर्क शक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, थिंकिंग और नोइंग, सोचना और समझना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है असंगठित घर का बच्चा सबसे बड़ी कठिनाई का अनुभव करेगा। सुव्यवस्थित पाठ, स्वतंत्र अध्ययन, प्रोग्राम किए गए निर्देश या वर्क। मतलब जो असंगठित घर का बच्चा है उसे कठिनाई का अनुभव कब होगा, सुव्यवस्थित पाठ होगा तब, या स्वतंत्र, तो जब वह अकेले अध्ययन करेगा तब उसे कठिनाई हो। क्यों, क्योंकि उसने क्या, असंगठित घर का बच्चा, उसे किसी चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वह स्वतंत्र अध्ययन करने में क्या है, कठिनाई अनुभव करता। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। असंगठित पारिवारिक माहौल में रहने वाले बच्चों में आत्म अनुशासन और स्वयं नियम, मतलब उसमें आत्म अनुशासन और स्वयं नियम का अभाव, जिसके कारण उन्हें बिना मार्गदर्शन के स्वतंत्र अध्ययन करने में सबसे अधिक कठिनाई होती। मतलब किसी के बिना मार्गदर्शन के वह स्वतंत्र अध्ययन करने में क्या होगा, कठिन अनुभव, कठिनाई उसको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में बंद होता है। यह कथन कि मतलब मनुष्य क्या है, एक स्वतंत्र पैदा होता है। जब जन्म होता है बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में क्या है, हर जगह फिर बाद में क्या होता है, मनुष्य जंजीरों में बंद। तो यह कथन किसका है, अब्राहम मैस्लो, जॉन जॉक रोसो, ये जॉन डुई, ये WI क्लिफ्ट। ये तो दोनों नहीं होंगे, इन्होंने त्रिभुज ये बाल केंद्रीय शिक्षा पे। तो क्या हो जाएगा, जॉन वाक रोस। अब्राहम मैस्लो ने तो पद अणु की आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, जॉन जॉक रोसो। हम इसको ऐसे भी लगा सकते, जो चीज़ हमें बनता है उसको मतलब उसमें वो लगा के टिक लगा के कि इस चीज़ तो ये नहीं होगा, तो सही क्या सोचेगा, जॉन जॉक रोसो। उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में क्या है, जंजीरों में जकड़ जाता है, बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीन जैक्स रोसो। मतलब उन्होंने यह कथन का, उनकी पुस्तक कौन सी थी, द सोशियल कॉन्ट्रेस्ट। उनकी जो पुस्तक थी द सोशियल कॉन्ट्रैक्ट, किसकी, जॉन जॉक रोसो में। उन्होंने इस पुस्तक में कहा कि मनुष्य क्या स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में क्या जंजीरों में बंध जाता है। नेक्स्ट है, मैक्स अधिकांश समय विशेष कक्षा में रहता है लेकिन समान कक्षा में भी संशोधित गतिविधि में भाग लेता है। यह दृष्टिकोण क्या है, समावेशन, आंशिक सहभागिता या रिवर्स मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समावेशन। मैक्स जो है अधिकांश विशेष कक्षा में रहता है लेकिन समान कक्षा में भी संशोधित गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह दृष्टिकोण क्या होगा, समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव, सभी बच्चों को क्या है, सम्मिलित करना, तो समावेशन। नेक्स्ट है, विकास के कथनों में विचार करें, कौन सा कथन गलत है। अभी पूरा दोनों इंग्लिश में दिया तो नहीं समझते, इसको छोड़ देते, ये वाला क्वेश्चन हिंदी में दिए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो आनुवांशिकता क्या है, क्षमता देती है और वातावरण सीमा तय करता है। ये कथन सही है। आनुवांशिक और वातावरण दोनों निर्भर हैं। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ माहौल के भौतिक पहलुओं पर निर्भर करता है। और यथोचित शिक्षण गुणों का सटीक प्रस्तुत क्या हो जाएगा, उसने कहा व्यक्तित्व का विकास सिर्फ माहौल के भौतिक पहलू पर, मतलब फिजिकल। तो क्या है, गलत है, केवल दिया है। तो सही इसका क्या बोला है कि निम्न कौन सा कथन गलत है, तो यही वाला गलत है। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ माहौल के भौतिक पहलू पर निर्भर नहीं करता बल्कि सभी पहलुओं पर निर्भर करता, मानसिक, शारीरिक, जो भी हो, मतलब तो सभी क्षमता पर व्यक्तित्व का क्या है, पहलू ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। गलत है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास केवल पर्यावरण के भौतिक पहलू पर निर्भर नहीं करता बल्कि आनुवांशिक, सामाजिक, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक कारक, अंतःक्रिया पर, मतलब सभी कारकों पर क्या है, अंतःक्रिया निर्भर रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। वो गलत बता रहा है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, खेल व्यवहार सही होकर भी खेल तक जाता है। सामाजिक भागीदारी आत्म छवि को प्रभावित नहीं करती है। 6 वर्ष में वर्चस्व स्थापित करने की आवश्यकता घटती है। बच्चा स्वयं के व्यवहार पैटर्न और दृष्टिकोण का विकास नहीं करता है। तो इसमें इनमें से कौन गलत कथन होगा, तो इसमें से क्या होगा, डी। बच्चा स्वयं के व्यवहार पैटर्न दृष्टिकोण का विकास क्या है, नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा विकास प्रकृति, बच्चा अपने प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार पैटर्न का विकास निश्चित रूप से करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि नहीं करता तो गलत है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, बच्चे खेल कूद लक्षणों का सही क्रम चुने, मतलब जो बच्चा का खेल कूद है लक्षणों का, वो सही क्रम क्या होगा, पहले समांतर होगा, पहले समानता सहयोगिता होगा कि सहयोगी दर्शक, ये एकल। तो इनमें से कौन सा होता है, पहले एकल होगा फिर दर्शक होगा, मतलब पहले अकेले फिर दर्शक होगा फिर समानता पैरेलल, फिर क्या होगा, सहयोगी होगा फिर सहयोगात्मक होगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला किसमें दिया है, लास्ट वाला 5वां, बी नंबर सही। तो पहले क्या होगा, वो सहयोगात्मक एकल होगा, फिर दर्शक, फिर पहला समांतर, फिर तीसरा सहयोगी, फिर चौथा सहयोगात्मक। तो मिलवर्ड पार्टनर, जो मिलड्रेड पार्टनर के अनुसार खेल के सामाजिक विकास का सही क्रम क्या है, पहले मतलब अकेला, तो सोलेट्री, फिर ऑन लॉकर, फिर पैरेलल मतलब समांतर, फिर एसोसिएट मतलब सहयोगी, फिर कोऑपरेट मतलब सहयोगात्मक, सहयोग करेगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बी नंबर का सही आंसर। पहले 5वां मतलब एकल, फिर वो देखेगा दर्शक, फिर समांतर होगा, फिर वो क्या करेगा, सहयोगी करेगा, फिर सहयोगात्मक। पहले वो मतलब
सहयोगात्मक होगा, फिर सहयोगी बनेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्या है? भाषा क्या है? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, संकेत है, प्रतीकों एक साझा प्रणाली, सिर्फ प्रतीक वश का साझा या संकेत वश भी नहीं कह सकते। भाषा क्या होती है? विचार और भावनाओं का संचार करना, मतलब विचार या भावनाओं को संचार या आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया, मतलब जिससे करते हो वो क्या कहलाती है? भाषा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ये तो सब। फिर क्या है? दिए गए सही विकल्प दिया तो डी होगा, सॉरी यार, जब चारों दिया है तो मतलब चारों दिए सही विकल्प तो डी हो जाएगा। शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित कर, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो शिक्षार्थी है व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करती है तो उसमें शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? सीखने की एक समान गति जोड़ दे, भिन्न प्रकार के सीखने अनुभव प्रदान करे, सख्त अनुशासन लागू करे, परीक्षण की संख्या में वृद्धि करे। तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? भिन्न प्रकार के सीखने और अनुभव प्रदान करते, क्या हो जाएगा शिक्षक का कर्तव्य? बी नंबर, बी सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान कराने के सभी बच्चों को आवश्यकता को पूरा करने के शिक्षक विविधतापूर्ण सीखने अनुभव प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है उल्लेखनीय स्मृतियां, साहित्यिक गतिविधियां, समूह नाटक, सहनशीलता सहनशीलता और विनम्रता किस अवस्था में होती है? तो प्रारंभिक बचपन, उत्तर बाल अवस्था, वयस्कता या किशोरावस्था। तो उल्लेखनीय स्मृतियां, साहित्यिक गतिविधियां, समूह नाटक, सहनशीलता और विनम्रता किस अवस्था में होंगी? उत्तर बाल अवस्था में, जो 6 से 12 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। उत्तर बाल अवस्था में बच्चे क्या है? स्मृति, सामाजिक समरसता या सहिंसक गुण विकसित होने लगते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क कोशिका ब्रेन स्टोमेटोज में शामिल है, तो कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क पक्षाघात, प्रमस्तिष्क चोट, ये मेरुरज्जु चोट, ये गांठिया। तो क्या होता है? प्रमस्तिष्क चोट होता है। मस्तिष्क कोष्ठक जो ब्रेन स्टेम की चोट होती है किसमें शामिल नहीं होती है? प्रमस्तिष्क चोट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो मस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ में लगने वाली किसी भी भौतिक चोट को मस्तिष्क आघात या प्रमस्तिष्क चोट कहा जाता है। मतलब किसी ब्रेन स्टेम में जो लगती है भौतिक चोट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क चोट। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। प्रमस्तिष्क चोट कहा जाता है, पक्षाघात नहीं, चोट कहेंगे। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क पक्षाघात के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं? यह एक बीमारी का कारण हो सकता है, यह एक तरह की चोट है जो बीमारी नहीं, यह पूर्णतः इलाज योग्य है, यह समय के साथ खराब नहीं होता है। तो क्या है? जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात है यह पूर्णतः इलाज योग्य है। तो ये क्या है? कथन गलत है, सत्य नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रमस्तिष्क पक्षाघात जो है एक स्थायी न्यूरोलॉजिक स्थिति, यह पूरी तरह से इलाज योग्य नहीं, हालांकि थेरेपी में इसे सुधार, मतलब इसका इलाज पूरी तरह से अभी नहीं किया जा सकता। तो सही क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पूर्णतः इलाज योग्य है, अभी इसमें इलाज नहीं किया जा सकता। ये कथन क्या है? गलत है। सी सही हो जाएगा। संभावित दृष्टि की, जो संभावित दृष्टि बाधिता के लक्षण है, मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता उसके क्या क्या लक्षण होंगे? आंखों से पानी आना, दूर में कठिनाई, पिटाई करना, बोर्ड पढ़ने में कठिनाई या भौंकापन। तो दूर दूर में देखने में जो होती है कठिनाई, तो ये भी दृष्टि बाधित है। आंखों से पानी आना ये भी है। बोर्ड पढ़ने में कठिनाई, भेगापन, लेकिन पिटाई करना ये नहीं है। तो सही, ये तीसरे को छोड़कर बाकी चारों सही। तो जिसमें तीसरा ना हो देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा दिया है इसमें, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा नहीं दिया तो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सिर्फ पिटाई को दृष्टिबाधित का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है पुरुष के खालिस्तान की उच्च तीव्रता आवृत्ति का अनुभव करने के लिए प्रवृत्त होती है। हर्ष, दुख, आशा या क्रोध। तो हमेशा देखिएगा पुरुष हमेशा ज्यादा क्रोधित होते हैं, देखा है ना? तो पुरुषों में क्या है? उच्च तीव्रता आवृत्ति का अध्ययन अनुभव करने की प्रवृत्ति क्या होती है? क्रोध की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। पुरुषों में अधिकतर क्रोध का गुण पाया जाता है, तो डी इसका हो जाएगा, उच्च तीव्रता। नेक्स्ट है संवेद तंत्रिकाएं श्रवण क्षमता में शामिल समस्या खालिस्तान में सीमित होती हैं। तो जो संवेदी तंत्रिकाएं श्रवण क्षमता होती है जो खालिस्तान की शामिल समस्या में सीमित होती है। बाह्य कण, मध्य कण, आंतरिक कण या दी गई विकल्प में से कोई नहीं। तो क्या होता है? मध्य कण, जो मिडिल ईयर होता है ना, उसमें जो है तांत्रिक श्रवण क्षमता में समस्याएं शामिल, मतलब संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका के क्षतिग्रस्त होने से होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंतरिक कण होता है, सॉरी, मध्य कण।
क्या हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका श्रवण दोष जो होता है आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका के क्षतिग्रस्त होने से होता है। जो आंतरिक कान है, आंतरिक कण होता है, उसके क्षतिग्रस्त से होता है संवेद तंत्रिका श्रवण। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंतरिक कण। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली हम MCQ सॉल्व करेंगे एक एक शिफ्ट के। थैंक यू।